हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं रेडियस का। किसके रेडियस का? बोहर ऑर्बिट के रेडियस का। बोहर ऑर्बिट के रेडियस का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका पूरा थ्योरी समझते हैं कि क्या कहना चाहता है बोहर ऑर्बिट। देखिए, बोहर का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो हमारी जगह ऑर्बिट कहलाती है। और जो न्यूक्लियस रहता है वो एटम के बीच में रहता है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में, तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे देखिए तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लाइन देख रहे हैं जो सर्कल टाइप में है, ये पूरा अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वो पूरा सर्कल बनाएगा। इस तरीके से वो पूरा सर्कल बनाएगा। ये जो सर्कल पूरा बनेगा ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिट को। और इसी ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्लियर बात? अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। अब कोई चीज यदि सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो वहां पे कंडीशन एक क्रिएट होता है कि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। समझ गए? अब जो चार्ज लगेगा इन दोनों के बीच में, या जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। जितना अधिक डिस्टेंस रहेगी उतना फोर्स हमारा कम लगेगा, और जितना कम डिस्टेंस रहेगी उतना हमारा फोर्स ज्यादा लगेगा। एक चीज और पे डिपेंड करता है, वो चीज है कि ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल है, इन चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है। तो इन दोनों चीजों पे क्या होता है? डिपेंड करता है। तो हम लोग समझेंगे पूरे डेरिवेशन को एकदम अच्छी तरीके से कि कहना क्या चाहता है। यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन के चार्ज को वो E+ से डिनोट किया है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E- से। इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक के बीच की जो दूरी है, या इस ऑर्बिट तक की जो दूरी है, वो स्मॉल r है। और इसी स्मॉल r को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलेंगे बोहर ऑर्बिट का। और यही रेडियस हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। समझ गए? आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम। यहाँ पे हम लोग मास जो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे वो स्मॉल एम है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है वो ई है, जो कि क्या कर रहा है? इस न्यूक्लियस के राउंड साइड में घूम रहा है। अब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड डी है। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर का मतलब जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, हीलियम के लिए 2 हो गया। या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ई बीइंग द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और जो यहाँ पे ई देख रहे हैं E+, वो चार्ज किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन के चार्ज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम लोग एक टेंजेंशियल वेलोसिटी लेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब ये वाला जो u है, मतलब हम लोग मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो हमारा u मान लेंगे। और एक तरीके से हम लोग कंसीडर करेंगे कि अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी u रहेगी। ठीक। फिर हम लोग सपोज करेंगे कि इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, या इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी स्मॉल r है। मतलब ऑर्बिट की जो रेडियस है वो तुम्हारी स्मॉल r है। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक तुम्हारा न्यूक्लियस है। और ओवरऑल न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमें कौन सा चार्ज दिखाई देता है? पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है। क्योंकि न्यूक्लियस में दो चीजें रहती है, एक तो तुम्हारा प्रोटॉन रहता है और एक तुम्हारा न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। तो प्रोटॉन वाला चार्ज यहाँ पे E+ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज E- दोनों चार्ज अपोजिट है। दोनों चार्ज अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है।
अब इस अट्रैक्शन फोर्स को दो नियम से हम लोग समझते हैं। एक तो फोर्स हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता रहा है। एक है तुम्हारा कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं। वो हमें बताता है कि यदि दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं या दो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स डिपेंड करेगा कि इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, साथ में ये डिपेंड करेगा कि इस चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। डिस्टेंस अधिक होगी चार्ज पार्टिकल के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम होगी, और डिस्टेंस यदि कम रहेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अधिक रहेगी। वैसे ही अगर चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू है, मतलब जो इस पे चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू अगर अधिक होगी तो उस कंडीशन में इन पे फोर्स जो लगेगा वो अधिक लगेगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन बाय कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा E प्लस और E माइनस, वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चीज पे डिपेंड करेगा, टू थिंग्स पे डिपेंड करेगा। पहली चीज, इन दोनों चार्ज के ऊपर जो चार्ज है उस पे, जैसे फर्स्ट चीज जो डिपेंड करेगा, मतलब फर्स्ट चीज प्रोपोर्शनल होगा वो E स्क्वायर के, एक ही इसके लिए और एक ही इसके लिए, दोनों के लिए E और E का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा E स्क्वायर। तो फोर्स जो रहेगा वो डिपेंड करेगा E स्क्वायर के ऊपर, समझ गए। दूसरी चीज डिपेंड करेगा कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब F जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो अगर बढ़ाएंगे तो हमारा F का वैल्यू घटेगा। अब इन दोनों चीजों को हम लोग मिलाते हैं, इन दोनों चीजों को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग न्यूक्लियस का चार्ज माने, न्यूक्लियस के चार्ज को हम लोग माने हैं ZD, तो इस वजह से यहाँ पे Z का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ZD इसका और E इसका, तो ZD स्क्वायर हो गया और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं तो हमें मिलता है क्या, F प्रोपोर्शनल टू ZD स्क्वायर अपान में R स्क्वायर मिल गया। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक कांस्टेंट जो कि K मानेंगे और ZD स्क्वायर अपान में R स्क्वायर। यही यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं। F E यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक है। F हो गया, F का वैल्यू होगा वो K ZD स्क्वायर अपान में स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो स्मॉल K है वो स्मॉल K रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, जहां पे ε0 होता है, ε0 बीइंग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जनरली जो वैल्यू होता है 1/4πε0 का, वो लगभग वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना तक तो हम लोग बात करनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जो कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा है, समझ गए। आगे हम लोग एक और फोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है Fc बराबर mu स्क्वायर अपान में r। Fc की जो वैल्यू रहेगी वो mu स्क्वायर अपान में r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करें तो m क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास है, u है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। कौन सी स्पीड, स्ट्रेट लाइन वाली स्पीड। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस, किसकी रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस को। तो Fc जो हो जाएगा वो mu स्क्वायर में अपॉन में स्मॉल आर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए आप, हमें पता है कि जो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ सी इज इक्वल टू जेड डी स्क्वायर अपान में स्मॉल आर था वो, और जो यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर अपान में आर, दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होंगे क्योंकि सेम पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहे हैं और इन्हीं दोनों की वजह से भी लग रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का वैल्यू जो रहेगा वो बराबर रहेगा। तो एफ सी इक्वल हो जाएगा एफ ई की बराबर। तो एफ सी का वैल्यू एम ई स्क्वायर अपान में स्मॉल आर है और एफ ई का वैल्यू है के जेड डी स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन को देखें तो हमें समझ में आएगा कि इस स्मॉल आर से ये वाला स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो एक हमारे पास आर इधर बचेगा और इस वाले एम को हम लोग नीचे भेज देंगे तो हमें मिलेगा क्या, इस वाले स्मॉल आर से इस वाला स्मॉल आर कट गया तो यहाँ वाला एक स्मॉल आर बच गया, के जेड डी स्क्वायर बच गया और इस वाले एम को हम लोग इधर भेज दें नीचे, तो यहाँ पे केवल यू स्क्वायर मिला, ठीक, यू स्क्वायर मिला। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है उस एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है यम यू स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यम यू स्क्वायर, ठीक। यम यू स्क्वायर जो है वो यदि यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग बोहर के पास्टुलेट्स को पढ़ेंगे, बोहर के पास्टुलेट्स को पढ़ेंगे तो उसमें एक पास्टुलेट्स हमें बताता है कि जो किसी इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो इंटीग्रल के इक्वल होती है एच अपान में 2 पाई की, और इंटीग्रल के लिए हम लोग एन लिख देते हैं और एन का जो वैल्यू रहेगा वो 1 2 3 4 ये सब हो सकते हैं। तो यम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपान में 2 पाई मिल जाता है, किसके रूल से, बोहर्स के रूल से ये हमारा वैल्यू मिल जाता है, ठीक, जो कि यहां पे लिखा गया है यम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपान में 2 पाई। अब थोड़ा सा यदि यहां पे हम लोग देखें तो u का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपान में 2 पाई और एम आर कहां पे आ जाएगा, नीचे, ठीक। अब u स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो u स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा और स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। हमें u स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ी, हमें u स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखिए u स्क्वायर का वैल्यू निकला था और यही u स्क्वायर का वैल्यू ये वाला उठा के हम लोग क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में पुट करेंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 4 और 6 का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इस u स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये वाला उठा के इसमें रख देंगे। तो के जेड डी स्क्वायर अपान में यम आर हो जाएगा और एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इसको देखिए, यहां पे यम दिख रहा है, ये यम देखिए के जेड डी स्क्वायर अपान में यम आर है और इक्वल है तुम्हारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर की। एक यम से इससे कट जाएगा, मतलब एक यम यहां पे बचेगा, ठीक, ये वैल्यू हो गया। बाकी और कुछ यहाँ पे कटने लायक है, और यहाँ पे एक देखिए स्मॉल आर यहाँ पे और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर इससे कट जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा। तो टोटल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बता, के जेड डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर आर और एम, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल एम है तो एक एम तो कट जाएगा हमारे पास, एक एम यहाँ पे बचा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आर बचा हुआ है, इस आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे आर को इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास आर आ गया। यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर नीचे है लिख दिए, यम है नीचे, और इस जेड स्क्वायर के को यहाँ पे लिख दिए, ठीक। तो ये पूरा वैल्यू हमारा आर का पता चल गया। यही आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है बोहर के ऑर्बिट का, यही आर, और इसी की डेरिवेशन हमें क्या करनी चाहिए। अब इक्वेशन 8 के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इक्वेशन 8 इनेबल्स बोहर टू कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ द वेरियस ऑर्बिट विच द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज परमिटेड टू ऑक्यूपाई, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है
उस ऑर्बिट की रेडियाई निकालने के लिए इस बोहर की इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेशन के लिए निकालते हैं। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, फार्दर द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द ग्रेटर इज द रेडियस। अगर n का वैल्यू यहाँ पे जो देख रहे हैं n, इस n का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो जो एनर्जी लेवल है वो न्यूक्लियस से दूरी होती जाएगी और इस वजह से रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो जेड का जो वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा। जेड मतलब क्या है, जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो जेड का वैल्यू 1 कर देंगे तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के। ये तुम्हारा हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल की या एटॉमिक ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी चीज हैं सभी चीज का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए ना। जैसे यन है तो यन का वैल्यू ऑर्बिट के बेस पे डिपेंड करेगा कि पहले ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है कि दूसरे के बारे में बात हो रही है। तो पहले की बात होगी तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है, एच यहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। 4 की वैल्यू तो फिक्स है। ई और पाई यहाँ पे देख रहे हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 मतलब 22/7 या 3.14 बोल सकते हैं। मास जो इलेक्ट्रॉन की रहती है वो भी फिक्स रहती है 9.1 इंटू 10⁻31। ई जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1.6 इंटू 10⁻19। के का जो वैल्यू था वो 9 इंटू 10⁻9 था। मतलब इस तरीके से आर की वैल्यू हम लोग अलग अलग ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो वहां के लिए हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, r इज इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर एच स्क्वायर था तो n के जगह पे 1 हो गया तो यहाँ पे एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के हो गया। अब यहाँ पे यही सब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये 4 है, ये पाई का वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उस जो इलेक्ट्रॉन की जो मास है उसकी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है तो ई का स्क्वायर कर देंगे और के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। अब इन सभी चीज का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर मिलेगा और इसी को अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये हमारा 0.529 एंगस्ट्रॉम बनकर तैयार होगा। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग ऑर्बिट के लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें दूसरे ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी, तीसरे ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी तो जनरली हमें कुछ करना होना नहीं रहता है। और यही जो वैल्यू है अगर बोहर की रेडियस की बात करें तो बोहर की रेडियस की वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन एटम के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया और इसको जनरली R0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात करना होगा या थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करना होगा तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो n का वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से जिस ऑर्बिट के बारे में बात करेगा उसके लिए अलग अलग पुट कर देंगे। अगर दूसरे ऑर्बिट के बारे में बात करेगा सेकेंड ऑर्बिट के बारे में तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर हम लोग तीसरे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो जिसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग अलग अलग ऑर्बिट के बारे में या अलग अलग ऑर्बिट की हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं बोहर के रेडियस से। अगर हम लोग nवे ऑर्बिट के बारे में बात करें तो Rn इज इक्वल टू R0 इंटू n/2 हो जाएगा। तो ये हमारा था टोटल रेडियस कैलकुलेशन के लिए बोहर्स की थ्योरम। तो दस द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड ऑर्बिट से हमें क्या जानकारी मिल रही है 0.529 इंटू 9, मतलब जितना इसका रेडियस रहेगा उसका 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब इसका रेडियस 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारी बोहर्स की थ्योरम थी, यही आपको पढ़नी थी रेडियस कैलकुलेशन करने के लिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।